हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल A to Z एजुकेशन एक्सप्लेन फॉर यू में। दोस्तों आज जो है मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक बार पूछा जाता है सिद्ध करने वाला कि सिद्ध कीजिए कि √5 √2 √3 जो है एक अपरमेय संख्या। आज मैं आपको जो है √5 और √2 को सिद्ध करके दिखाऊंगा कि यह अपरमेय संख्या कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। सिद्ध आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे। तो इसमें जो है हम हल सॉल्यूशन करते हैं इसका कि माना अपोजिट मान लेते हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक। तो कहते हैं हम कि इसीलिए √5 बराबर कहते हैं P/Q। कह देते हैं कि जहां PQ सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, या P और Q का जो HCF होगा 1 के बराबर होगा, और जो है Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब डिनोमिनेटर ये होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो हर का मान होता है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इतना तो हम लिख देते हैं, लेकिन ना ही हम परमेय समझते हैं और ना ही जो है अपरमेय समझते हैं, अपरमेय, और ना ही हमें सहअभाज्य संख्या समझ में आता है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको ये तीनों डॉट क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों सिद्ध करेंगे बाद में, पहले आप देख लीजिए ये तीनों में जो है डिफरेंस और रिलेशन क्या है, और इसमें जो ऑब्जेक्टिव को कैसे जो है बिना रटे हुए दिमाग लगा कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे और टिक लगाएंगे OMR शीट पे। तो चलिए दोस्तों मैं पहले जो है इसी सब पर चर्चा कर लेता हूँ, बाद में जो मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊँगा। सबसे पहले जो आता है इसमें अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या मीन्स इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर अपरमेय संख्या होता क्या है। तो सिंपल है इसका डिफिनीशन कि जिसका मान आपको एक्चुअल में पता नहीं हो वो होता है अपरमेय संख्या। कि रियल में फिक्स वैल्यू आपको पता ना हो कि इसका रियल मान क्या होगा, वो होता है अपरमेय संख्या। अब कौन कौन होता है अपरमेय संख्या? या अगर कोई संख्या रूट में है, तो उस रूट के जो अंदर में रहता है वो किसी संख्या का जो है वर्ग नहीं होना चाहिए। तो ऐसा संख्या जो होता है अपरमेय संख्या होता है। पहला कि अगर कोई नंबर है या कोई रेशनल नंबर है या कोई वैल्यू है, उसका रियल एक्चुअल मान हमें नहीं पता है, तो वो होता है अपरमेय। दूसरा उसका डिफिनीशन है कि अगर कोई संख्या रूट में है, तो रूट के अंदर में जो मान के चलिए रूट है, इसमें अंदर में m है, तो रूट के अंदर में जो m है ये m किसी संख्या का वर्ग नहीं होना चाहिए, स्क्वायर से बन के तैयार नहीं हुआ होना चाहिए m। तो ऐसी संख्या भी होता है अपरमेय संख्या। तो चलिए इस सबको हम देख लेते हैं। तो पहला जो होता है अपरमेय संख्या 4 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? 4 टाइप का। पहला टाइप जो होता है ये पाई एक अपरमेय संख्या है, आपको याद हो गया होगा, पाई एक अपरमेय संख्या। दूसरा टाइप जो होता है कि अगर कोई नंबर है और उसमें अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो जो हमें आंसर आता है वो होता है अपरमेय संख्या। मेरे कहने का मतलब कि मान के चलिए यहाँ पे 34 है, इसको हमें 0 से डिवाइड करना है। किसी से डिवाइड करना है? 0 से। तो अगर हम कोई नंबर को 0 से डिवाइड करते तो इसका आंसर आता है नॉट डिफाइन, मतलब इसका आंसर हमें पता नहीं चलता, मतलब अपरिभाषित। तो जो अपरिभाषित होता है वो भी होता है अपरमेय संख्या। कोई भी नंबर ले लीजिए बड़ा से बड़ा, इसमें अगर आप 0 से डिवाइड कीजिएगा तो ये एक इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? अपरमेय संख्या। क्यों? इसका मान होता है नॉट डिफाइन। तो जो संख्या नॉट डिफाइन होता है वो होता है इरेशनल नंबर। क्यों? ये कहता है कि जिसका मान पता न हो वो संख्या होता है अपरमेय। तो इसका मान भी तो नहीं पता होगा, तो इसीलिए ये भी अपरमेय होगा। अब
तीसरा टाइप में आता है कि अगर दशमलव के बाद नंबर जो है चेंज हो के आ रहा है, नॉन रिपीटिंग है, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा है नंबर, और बदल के जो है अनंत तक आ रहा है, तो ऐसी संख्या जो होता है अपरमेय होता है। दशमलव के बाद एक नंबर में अगर किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं, उसका जो भागफल आ रहा है चेंज होते हुए आ रहा है, और उसका मान कितना तक आएगा वो भी नहीं ठीक है, और बदल के आ रहा है, तो वो संख्या भी अपरमेय होता है। अब देख लीजिए चौथा जो टाइप होता है कि अगर कोई संख्या रूट के अंदर में है, तो रूट के अंदर वाली जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है किसी का वर्ग नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्या जो होता है अपरमेय होता है। तो देखिए यहाँ पे तो रूट 7 एक अपरमेय संख्या, क्यों? 7 किसी का वर्ग नहीं है। जैसे हम ले लेते हैं रूट 5, ये भी किसी का वर्ग नहीं, ये भी अपरमेय संख्या रूट 5। अब हम कहेंगे रूट 4 ये एक अपरमेय संख्या है, तो नहीं, ये एक अपरमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो 4 है ये 2 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? 2 का। तो जब ये 2 का वर्ग, ये किसी का वर्ग बन गया, तो ये अपरमेय नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, अब जो है मुझे उम्मीद है कि आपको अपरमेय संख्या समझ में आया होगा। तो अब चलिए दूसरे जो है इसमें आएगा परमेय। तो परमेय का भी आपको जानकारी होना चाहिए। परिमेय क्या होता है? तो सर सिंपल है, परिमेय संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेशनल नंबर, ये सिंपल है इसको पहचानने का तरीका कि कोई भी संख्या हो, चाहे वो प्लस वाला हो या माइनस वाला हो, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, अगर सब का सब जो होता है वो परमेय संख्या होता है, बशर्ते एक इसमें छोटा सा कंडीशन है कि जब कभी भी कोई फ्रैक्शन आता है प्लस में या माइनस में, तो परमेय होता है। लेकिन आपको कहीं पर भी अगर कोई फ्रैक्शन दिख रहा है और नीचे हर में 0 दिख रहा है, तो वो नहीं होता है, वो नहीं होता। क्यों? मैंने आपको जो उसको तो अपरमेय बताया, क्योंकि 0 में जब ये 0 होगा तो नोट डिफाइन हो जाएगा, जब ये नोट डिफाइन होगा तो हो जाएगा अपरमेय, उसका मान हमें पता नहीं चलेगा। तो सिंगल एक कंडीशन याद रखिएगा कि 0 भी होगा परमेय संख्या, लेकिन अगर किसी संख्या के बट्टा में 0 है तो वो परमेय संख्या नहीं होगा, वो अपरमेय होगा। हाँ, अगर 0 ऊपर में है, नीचा में कोई नंबर है, तब वो परमेय होगा। तो ये क्या होता है कि परमेय संख्या होता है p/q के रूप में हो, उसे हम कहते हैं परमेय संख्या। और q = नोट 0, मतलब कोई चीज़ मान के चलिए m/n के रूप में कोई भी नंबर दिखाई दे रहा है, मतलब 2/3, ये भी एक परमेय संख्या। तो ये जो आपको नीचे में दिख रहा है, यहाँ पे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0। बाद बाकी सब हो जाएगा, प्लस में रहे, माइनस में रहे, 0 रहे, सिंगल रहे, कुछ भी चलेगा। तो ये कहता है कि हम रहेंगे हमेशा p/q के रूप में, और जो है हम q = कभी भी 0 नहीं हो सकते हैं। क्यों? जब ये 0 देंगे, मान के चलिए नंबर है 3 और यहाँ पे दे दिए 0, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मान आएगा नोट डिफाइन। और जब भी नोट डिफाइन आए तो अपरमेय बन गया, तो परमेय कैसे बनेगा? इसीलिए कहता है कि q = नोट 0 लिखते रहते हैं ना वहाँ पे, q = नोट 0। क्यों? तो आपको आज पता चल गया होगा कि हम q क्यों लिखते हैं नोट 0, क्योंकि ये तो अपरमेय है। तो परिमेय जब एक, तब तो वहीं पे प्रूव्ड हो जाएगा कि ये जो है रियल में परमेय संख्या है। तो अपरमेय कैसे प्रूव करेंगे? तो इसीलिए आपको याद रखना है कि q = नोट 0 इसलिए होता है क्योंकि ये नोट डिफाइन हो जाता है, जो कि अपरमेय हो जाता है। अब बात आता है कि परमेय संख्या कौन कौन होता है। तो देखिए यहाँ पे 1, ये भी परमेय संख्या। क्यों? इसके बट्टा में कुछ नहीं है, तो 1, ये p और ये q, तो दोनों बन गया p/q, तो परमेय संख्या होगा। कोई भी नंबर हो, माइनस में ही नंबर क्यों ना हो, तो ये इसके बट्टा में कुछ नहीं, तो एक, तो ये बनेगा p, ये बनेगा q, तो ये भी हो गया p/q, तो ये भी बन गया परमेय संख्या। या 0 है तो ये भी एक परमेय संख्या। क्यों? इसके बट्टे में कुछ नहीं है, तो एक, यहाँ पे p, यहाँ पे q, तो ये बन गया p/q, तो ये भी एक परमेय संख्या। हाँ, लेकिन आपको कहे कि 1/0, तो ये नहीं होगा। क्यों? ये नोट डिफाइन हो जाएगा, तो ये परमेय संख्या नहीं है बस। या कोई आपको रूट में ही नंबर दिख रहा है, तो ये भी परमेय संख्या तब होगा जब रूट के अंदर वाला का जोड़ा ये किसी का वर्ग हो, तो ये परमेय संख्या होगा। तो ये 9 का वर्ग है, 9 81, तो ये भी एक परमेय संख्या। लेकिन इसी रूट के अंदर रहता है 71, तो ये परमेय संख्या नहीं है। क्यों? ये किसी का वर्ग नहीं है। रूट में है, किसी का वर्ग हो रहा है तो परमेय, वर्ग नहीं हो रहा है तो अपरमेय, बस सिंपल है। अब देखिए, अब इसमें तीसरा आता है, हम कहते हैं कि सहअभाज्य। तो ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि सहअभाज्य संख्या क्या होता है। सहअभाज्य
ठीक है, सहअभाज्य संख्या। तो देख लीजिए पहले सहअभाज्य संख्या क्या होता है। तो सहअभाज्य कहने का मतलब है कि जब एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया जा रहा है तो दोनों के बीच, दोनों में जो है केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, वो भी सिंगल, केवल एक। अब देखिए मान के चलिए हम 3 ले लिए और यहाँ पे जो है 2 लिए, ठीक है। तो 3 को 2 डिवाइड कर रहा है, तो आपसे पूछेगा कि 3 और 2 सहअभाज्य संख्या है। तो इसको पहचानने का सिंपल तरीका है कि इस दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ करने का मतलब है कि दुनिया में से सारा नंबर ढूंढेंगे, दुनिया में केवल एक ही नंबर ऐसा होना चाहिए जो इसको डिवाइड कर सके। तो इस दोनों को डिवाइड करने वाला एक ही इकलौता है 1, जो इस दोनों को डिवाइड करेगा। एक कान को एक का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो इसको डिवाइड कर देगा, एक का टेबल 2 बार पढ़ेंगे इसको डिवाइड कर। अब बताइए कोई ऐसा और टेबल है, मान के चलिए कि 2 लेते हैं तो 2 3 को डिवाइड करेगा पूरा पूरी? नहीं। 2 को करेगा लेकिन 3 को करेगा नहीं। तो सिंगल एक है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो अगर किसी 2 नंबर को केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड बनता है तो दोनों नंबर सहअभाज्य संख्या होता है। जैसे हम लेते हैं 5 और 7, तो 5 और 7 को कोई एक के अलावा कोई दूसरा कोई दोनों को डिवाइड कर सकता है? नहीं। तो ये दोनों भी सहअभाज्य संख्या। या नहीं तो ये जो आपको 2 नंबर दिखाई दे रहा है 7 और 5, इस दोनों का जो है HCF आपको 1 आना चाहिए। अगर 2 नंबर का HCF 1 आ रहा है तो दोनों नंबर आपस में सहअभाज्य संख्या है। पहला कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है तो वो सहअभाज्य संख्या है, या नहीं तो दोनों का HCF 1 है तो भी वो सहअभाज्य संख्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब बात आता है कि अगर कोई अपरमेय संख्या है, ठीक, तो इसके साथ आप कोई भी अपरमेय संख्या को ऐड कीजिएगा तो ये दोनों ऐड होके अपरमेय ही बनेगा। तो इससे ये क्लियर होता है, या सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो भी अपरमेय बनेगा। तो मतलब अपरमेय संख्या के साथ 2 अपरमेय संख्या को चाहे आपस में आप जोड़ दें या घटा दें तो वो जो है हमेशा एक अपरमेय संख्या ही बनेगा। बशर्ते कंडीशन ये लागू होता है कि दोनों अलग अलग अपरमेय संख्या होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। अब देखिए दूसरा कंडीशन है कि अपरमेय संख्या के साथ अगर परमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुना या भाग कीजिएगा, मतलब एक अपरमेय रहेगा और एक परमेय रहेगा, उस दोनों का आपस में आप जोड़िए तो भी आंसर अपरमेय बनेगा, या घटाइए तो भी आंसर अपरमेय आएगा। अब चाहे गुना कीजिए उस दोनों को तो भी अपरमेय बनेगा, चाहे भाग दीजिए तो भी अपरमेय बनेगा। मेरे कहने का मतलब एक परमेय ले लीजिए और एक परमेय संख्या ले लीजिए, दोनों को जोड़िए तो भी जो है एक अपरमेय संख्या ही बनेगा, या दोनों को घटा दीजिए परमेय अपरमेय को तो भी एक अपरमेय बनेगा, या उसको गुना कर दीजिए दोनों का आपस में तो भी एक अपरमेय संख्या बनेगा, या परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को आपस में भाग दे दीजिए तो भी एक अपरमेय संख्या ही बनेगा। तो दोस्तों ये सब छोटी छोटी डॉट था जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था। सिद्ध करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिद्ध कर लेंगे एक बार 2 बार देख के, लेकिन ये जो अंदर का मुश्किल सा, जो कठिन सा ये आपके जहन में रहता है, उसको मैंने जो है एक्सप्लेन किया है। तो चलिए दोस्तों अब जो है हम अपने सिद्ध करने वाले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो हमको सिद्ध करना है। इसमें सिद्ध करना है कि √5 जो है एक अपरमेय संख्या है, √2 जो है एक अपरमेय संख्या है। मैंने जो इससे पहले √3 को सिद्ध करके दिखाया है, आज जो है मैं आपको √2 को सिद्ध करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको शो होगा कि √2 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले करेंगे क्या, अपोजिट हम मान लेंगे। क्या करेंगे, अपोजिट मान लेंगे। क्यों? क्योंकि वो कहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 जो है एक अपरमेय संख्या, तो सब जानता है √2 एक अपरमेय संख्या, फिर भी कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 होता है किसे। तो क्या करेंगे, अपोजिट मान लें कि ये परमेय संख्या वाला इसमें अगर क्वालिटी सब आ रहा है तो वो अपरमेय नहीं होगा, अगर नहीं आ रहा है तो वो परमेय हो जाएगा। सिंपल है कि अगर मान के चलिए यहाँ पे एक मैंगो रखा हुआ है, ठीक है, कहेगा इसको सिद्ध कीजिए कि ये जो है एक मैंगो नहीं है, तो हम जो है इस पर एप्पल सिद्ध कीजिए कि ये एक मैंगो नहीं है। तो इसमें हम करेंगे क्या, एप्पल का जो है कवर लगा देंगे। अगर हम इस पर एप्पल का कवर लगा देंगे लेकिन जब इसको खाएंगे तो हमें स्वाद तो मैंगो का ही आएगा, तो इससे ये साबित हो जाए कि रियल में अंदर ये जो है मैंगो ही है। तो कितना भी कोई कवर लगा दे लेकिन इसका जो टेस्ट होगा वो मैंगो का ही देगा, तो हमें पता चले नहीं ये रियल में मैंगो था, आपने जो है ऊपर से लगाया है। उसी तरह अगर हम इसको परमेय मान लेंगे, कल्पना कर लेंगे और रूल फॉलो करेगा परमेय का, तो साबित हो जाएगा कि ये परमेय नहीं हो सकता, ये अपरमेय ही है। तो चलिए देख लेते हैं, करेंगे क्या, अपोजिट मान लेंगे कि माना कि √2
या √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मैं जो है आपको एक ही साथ √2 और √5 को सिद्ध करके दिखाऊंगा। पहले मैं आपको √2 दिखाता हूं। अगर सिंगल कहीं पे सिद्ध करने के लिए तो आपको एक लिखना है कि माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या या माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम अभी √2 करते हैं तो होगा क्या, √2 बराबर क्या लिखेंगे, p/q। क्या लिखेंगे, p/q। अब जहाँ पे p/q है तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ PQ का जो HCF होगा, PQ का जो HCF आएगा मतलब कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। P और Q यहाँ पे जो दो नंबर आएगा उसका HCF 1 आना चाहिए। परमेय संख्या रियल परमेय जो होता है वो p/q के रूप में रहता है, लेकिन दोनों का HCF 1 आता है। या हम कह सकते हैं कि P और Q एक सह अभाज्य संख्या है तथा Q डज नॉट इजकल टू 0, मतलब नीचे में Q के जगह पर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इतना चीज़ आपको लिखना है, ठीक है, कि P और Q इस दोनों का जब हम HCF लेंगे तो 1 होगा, और P और Q ये सहअभाज्य संख्या है, दोनों में से कोई एक लिखिए, और Q इजकल टू नॉट 0। अब देखिए करेंगे क्या, तो इसमें भी राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी वर्ग करने पर लिख देंगे कि दोनों तरफ वर्ग मतलब होता है स्क्वायर करना, दोनों तरफ वर्ग करने पर वीडियो जो है आपको बोरिंग जरूर लग रहा होगा, लेकिन मैं जो आपको एक एक कंसेप्ट बता रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए। अब जो है कोई दूसरा चीज़ देखने का जरूरत नहीं है। अब जब वर्ग किए हैं तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर लगाना। क्या होता है, स्क्वायर लगाना। तो राइट साइड भी लगाएंगे और लेफ्ट साइड भी लगाएंगे, तो इस पर स्क्वायर, और p/q पर भी जो है स्क्वायर लगेगा। अब देखिए स्क्वायर जब हटेगा तो रूट कटेगा, स्क्वायर हटेगा रूट कटेगा, सिंपल है। जब स्क्वायर हटता है इनटू पर से तो नीचे में भी और ऊपर में भी जो है क्या लगता है, स्क्वायर लग जाता है। तो p पर भी स्क्वायर बट्टे q पर भी स्क्वायर। अब जरा गौर से देखिए, यहाँ पे ये बचा 2, तो ये रहा 2। अब इसको जरा गौर से देखिए, ये बचा था p² बट्टे q², इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। तो अब जो है इस 1 का मल्टीप्लिकेशन p² के साथ होगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन q² के साथ होगा। क्यों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। मैंने इससे जो पीछे वाला वीडियो सब बनाया हूँ उसमें बताया हूँ समीकरण वाला में कि इसमें जो है बराबर रहेगा बीच में, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है इस तरह से, इसको इससे इसको इससे। तो 2 को जब हम q² से गुना करेंगे तो 2q² बराबर 1 को p से तो p²। अब जरा देखिए, तो दोस्तों जरा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब क्या होगा, इसमें से 2 और q² के बीच में इनटू का सिंबल रहता है, तो हम इसमें से जो है q² रखेंगे बराबर, तो 2 चला जाएगा p के बट्टे में, तो हो जाएगा p² बट्टे 2। अब जरा गौर से देखिए 2, अब इसके बट्टे p² के बट्टे में 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि जब p के जगह पर कोई नंबर होगा, मान लीजिए p के जगह पे 10 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 है, तो 2 जो डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, 5। मान लीजिए यहाँ पे था p के जगह पे कोई नंबर होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 आएगा, इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। ये जो आपको 5 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये q² का मान हुआ 5। तो मतलब p² को 2 से जब डिवाइड कीजिएगा तो जो कट के नया राशि आएगा वो q² होगा, q² के बराबर होगा। तो इससे ये साबित होता है कि q² को p² को 2 डिवाइड कर सकता है। इसका तब ये भी साबित हो जाता है जब डिवाइड कर रहा है तब ना q² के बराबर हो रहा है। इसका मतलब 2 का कोई गुणनखंड p² में जो है 2 का कोई गुणनखंड होगा, तभी तो डिवाइड कर रहा है। गुणनखंड करने का मतलब कि 2 से कटने वाला होगा इसमें कोई, जैसे 10 को 2 काट रहा है, इसका मतलब क्या, 10 में 10 का गुणनखंड रहा होगा 2 गुने 5, तो देखिए 2 का जो है कि गुणनखंड बन रहा है तब ना ये काटा है 2। 10 को 2 क्यों काट दिया, क्योंकि 2 का इसमें एक गुणनखंड था। देखिए 10 का जब गुणनखंड किया तो 5 और 2 आया, तो 2 एक बन गया इसका गुणनखंड, इसीलिए कटा था। तो इससे ये साबित होता है कि p² को 2 डिवाइड करेगा।
अब जरा गौर कीजिए, पी स्क्वायर को जब 2 भाग दे सकता है तो क्या पी को 2 नहीं भाग दे सकता है? ये भी अगर पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर सकता है तो सिंगल पी को भी 2 डिवाइड कर सकता है। देख लीजिए यहाँ पे जैसे 4 है, इसका स्क्वायर को मान के चलिए 4 डिवाइड कर रहा है, ठीक, 4 डिवाइड कर रहा है कि इसको जब इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 4 जस्ट काट दिया कि नहीं? तो क्या 4 के स्क्वायर को तो काटा ये, तो क्या ये सिंगल 4 को नहीं काटेगा? 4 काट देगा। तो अगर किसी नंबर के स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो बिना स्क्वायर वाले नंबर को भी वो डिवाइड कर सकता है। इससे ये साबित होता है कि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, विभाजित है। तो जब पी स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो पी भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। और जब पी विभाजित हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि 2 पी स्क्वायर का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, गुणनखंड होगा। जब पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो इसका विभाजित हो रहा है तो पी भी जो है 2 से विभाजित होगा, इसका मतलब पी स्क्वायर में 2 का कोई गुणनखंड रहा होगा, इसीलिए तो विभाजित हो रहा है। अब देखिए, तो जब p 2 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि p बराबर 2m, मतलब p को 2 काट रहा है इसका मतलब p में 2 भी होगा, मतलब p बराबर 2 हम कह सकते हैं। और 2 को m से गुना कीजिए, क्यों? कटेगा तो कुछ ना कुछ तो बचेगा, तो उसको हम m मान लेते हैं। और m जहाँ जो है m कोई पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं 1 2, और ये जो पहले आया था ये वाला, ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब करेंगे क्या कि इक्वेशन 2 का मान हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 का मान रखने पर तो यहाँ पे है क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, तो पी के जगह पे रखेंगे 2m, यहाँ पे स्क्वायर है तो 2m का भी स्क्वायर हो जाएगा, 2r पूरा का स्क्वायर अब बट्टे 2। अब जरा देखिए, क्यू स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर हटेगा तो 2 पर भी और m पर भी, तो 2 2 जा 4 और m को m से मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो जाएगा m स्क्वायर बट्टे 2। 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम में, तो क्यू स्क्वायर बराबर बचेगा 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर। अब ज़रा देखिए यहाँ पे, या इसको हम 2m स्क्वायर को इस साइड, क्यू स्क्वायर को हम उस साइड भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा 2m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। अब m स्क्वायर को हम रख लेते हैं तो ये बचेगा क्यू स्क्वायर बट्टे 2। अब जरा इस पर गौर कीजिए, पहले जैसे ही हो गया, जहाँ जैसे यहाँ पे हुआ पी स्क्वायर बट्टे 2, तो p को 2 डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे क्यू स्क्वायर को भी 2 डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे ये साबित होता है, सेम लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, विभाजित है। इसका मतलब क्यू भी 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब कि 2 क्यू स्क्वायर का एक, क्यू स्क्वायर बोलिए या क्यू बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्यू का एक गुणनखंड होगा, क्यू का एक गुणनखंड होगा, इसीलिए तो काट रहा था, विभाजित हो रहा है। तो इसको स्थिति 1 मानिए, इसको स्थिति मैं 2 कर देता हूँ। तो स्थिति 1 और 2 से, पहला स्थिति 1 हुआ था p के लिए और ये हुआ q के लिए। तो अब हम आगे दिखाते हैं आपको।
लिखेंगे स्थिति 1 एवं 2 में P और Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ रहा है। P में भी 2 आ रहा था यहाँ पे और Q में भी 2, जो दोनों को डिवाइड कर रहा था, गुणनखंड है। जबकि यहाँ पे जो है P को भी 2 डिवाइड किया और Q को भी 2 डिवाइड किया, जबकि हमने माना था कि P और Q दोनों में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, जबकि मैंने दोनों में आपको दिखा दिया कि 2 है। इसका मतलब हमारे कल्पना के विरुद्ध हो गया ये, कि हमने कहा था कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जब परमेय संख्या माना कि √2 एक परमेय संख्या, तो P बाई Q को हम कहे कि सहवास संख्या है, इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जबकि यहाँ पे हमने आपको साबित कर दिया कि P में भी 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, Q में भी। इसका मतलब मेरे कल्पना के विरुद्ध हो रहा है, तो हम काम ही विरुद्ध कर रहे हैं, बलजोड़ी इसको सिद्ध कर रहे हैं, जबकि हम जानते हैं तो कल्पना के विरुद्ध तो आएगा ही। तो हम लिखेंगे यहाँ पे जो है जो कि कल्पना के विरुद्ध है, इसका मतलब √2 जो होगा एक अपरमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है, अतः √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हुआ, ये बस सिंपल है। इसमें √5 को सिद्ध करना था। √5 को भी सिंपल है कि आपको जहाँ जहाँ 2 दिख रहा है वहाँ वहाँ 5 रखना है। मतलब जहाँ पे आपको 2 दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप 5 रख दीजिए। जहाँ पे 2 का स्क्वायर हो रहा था वहाँ पे 5 का स्क्वायर कर दीजिए। बस सिंपल है। जहाँ पे आप 2m माने थे वहाँ पे आप 5m मानिए, बस सिंपल है। इसी तरह आप किसी को भी आप जो है सिद्ध कर सकते हैं। √17 को भी इसी तरह आप सिद्ध कर सकते हैं। √7 को भी जो है आप इसी तरह बना सकते हैं। इसीलिए मैंने जो है √2 और √5 दोनों को मिक्स किया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, वीडियो लंबा जरूर हुआ है लेकिन आपको जो है एक बार देख लीजिए, दूसरा जो है लगेगा कि हाँ अब जो हमको इस वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टू ऑल ऑफ यू, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।